अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं तारिक भट्टी और आज आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक के साथ जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter. Main thing in chemistry is matter. तो matter के बाद composition of matter, structure of matter, properties of matter and changes occur in matter. इस तरह से ये 5 चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। पहले क्या कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? which deals with the study of matter. Number 1. Number 2, composition of matter. Number 3, properties of matter. Number 4, changes occur in matter. और जो फाइनल पहले जो हमने क्या कहा कि मेन चीज है मैटर। तो जब मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, मैटर है क्या, तो मैंने पहले लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर 1 इज मैटर। जब मैटर को एक्सप्लेन करेंगे कि मैटर क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर एक्सेप्ट शेडो। शेडो के अलावा कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज को हम मैटर कहते हैं। क्योंकि डेफिनेशन हम मैटर की पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास 7 8 9 सब में पढ़िए कि व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग विच पजेस मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसका मास हो और जगह ले उसको हम कहते हैं मैटर कहते हैं। तो जैसे ये मार्कर है, बोर्ड, पेन, बुक, एयर है, एयर इज आल्सो मैटर। कि अगर आप लोगों से पूछे, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स या नीचे क्लासेस के स्टूडेंट्स से उनको क्लियरलीफाई नहीं होता कि एयर इज अ मैटर। क्यों? एक में एग्जांपल दूंगा कि जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून के अंदर हवा जगह लेती है और बैलून बड़ा होता है, यानी वहां पे हवा जगह ले रही है और उसका मास जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे टायर ट्यूब यानी मोटरसाइकिल या कार के अंदर हवा कम हो जाए तो उसके अंदर हम हवा भरते हैं, वो अंदर जगह लेती है। तो ये कंफर्म हो रहा है कि एयर इज आल्सो मैटर, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से भी हमने पढ़ा है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है एयर के अंदर वो होती है नाइट्रोजन की, विच इज 78%, फिर ऑक्सीजन की 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन, वो सारी गैसेस एयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये हुआ मैटर कि मैटर क्या है? वो चीज जो जगह ले और जिसका मास हो हम उसको मैटर कहते हैं। तो हम आ रहे हैं जो इनकी मेन चीजें कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, दैट हाउ मैटर इज कंपोज्ड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एंड चेंजेस अकर इन मैटर, और मैटर के अंदर जो चेंजेस हो रही है वो कैसी है और कौन सी है। तो सपोज हम पहले पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो हम कंपोजिशन किसकी पढ़ रहे हैं? वाटर की पढ़ रहे हैं। तो वाटर कंपोज किसका है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इन दिस hydrogen, 2 hydrogens are covalently bonded with oxygen and they will form water. हमने पहले भी एक टॉपिक में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास की टॉपिक है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विच वाज गिवन बाय लोइस प्रोस्ट। जो ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लोइस प्रोस्ट ने दिया है। उसने अपने लॉ में क्या कहा है? इफ यू टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से ले लें, चाहे हैंडपंप, वाटर, ड्रेनेज या सी वाटर हो, बैराज हो, कहीं से भी हम ले लें वाटर की, तो कंपोजिशन होगी वो सेम ही होगी। किस तरह से? हम अगर उनका एटॉमिक रेशियो हम ले लें, एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो के हिसाब से 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर। अगर हम इनका ले लें मास रेशियो, तो मास रेशियो इनका क्या है? 1 हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 है, यानी 1 ही हुआ। तो 2 हाइड्रोजन है, इनका मास कितना हुआ? 2, और एक ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16। तो इनका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:8। तो कहीं से भी अगर हम वाटर को ले लें सैंपल, जो उनका मास रेशियो होगा वो एग्जैक्ट 1:8 होगा, क्योंकि बाकी जो होगा उसके अंदर वो मिनरल्स या इम्प्योरिटीज होती हैं जो उसको गंदा करते हैं, मगर जो कंपोजिशन होगी वाटर की वो वाटर की सेम ही होगी। अब आ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अगर चलो हम इसका ही एग्जांपल ले लें कि ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 2 आर इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 2 आर इन वैलेंस आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं
they do not take part in bond formation, they are already bonded. वो पहले, क्योंकि बॉन्ड, केमिकल जो बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है, यहाँ ऑलरेडी पेयर है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा, मगर इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो इनका स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी जो एंगल है वो 105, बहुत सारी बुक्स में 104 पॉइंट समथिंग लिखी होती है, मगर 105 है, क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से 2 डिग्री कम होती है। जिस तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं CH4 या NH3 है, NH3, इन दोनों का एग्जांपल ले रहे हैं। जब कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट इज टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 हाइड्रोजन्स जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं विद द हाइड्रोजन्स। That's why we can say that the structure of methane is tetrahedral and the angle between hydrogen carbon and hydrogen is 109.5. If we take an example of ammonia nitrogen has 1 lone pair electron and 3 valence electron. तो ये जो 3 valence electrons है ये क्या है, covalently bonded with 3 other atoms, तो इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, but bond angle is different in methane, ammonia as well as water molecule. The bond angle of ammonia is 107. तो ये क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह से हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज जो है वो 2 किस्म की होती हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी and other is chemical property. अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम इवोपोरेशन है, वेपोराइजेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सो ऑन, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी नजर आती है, समझ में आती है, मेल्टिंग पॉइंट भी समझ में आती है, वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इंटरनल जो होती हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, यानी कॉम्बिनेशन है, सारी चीजें ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। और उसके अलावा जो हम पढ़ते हैं फाइनल changes, there are 2 types of changes. One is physical change and other is chemical change. अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज है क्या और केमिकल चेंज है क्या। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्पररी चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्पररी चेंज, जबकि केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज मींस इन विच कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, जो कंपोजिशन है वो होगी वो सेम ही रहेगी, जबकि परमानेंट चेंज में जो कंपोजिशन ऑफ एटम है कंप्लीटली चेंज होती है, और एक कंपाउंड्स यानी 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड्स मिलके जो न्यू चीज बनाए और दोबारा रिवर्स ना हो, उसको हम कहते हैं परमानेंट चेंज कहते हैं। जिस तरह से फिजिकल चेंज हम लिखे, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो नंबर फर्स्ट, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज in which composition of matter does not change. Number second, that physical change is a reversible change. और जबकि परमानेंट चेंज होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज, जबकि केमिकल चेंज होती है वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम इनको किस तरह से समझ सकें कि वो टेम्पररी है, ये परमानेंट है। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम पानी को बॉयल करेंगे
वाटर यानी स्टेट, फिजिकल चेंज में जस्ट स्टेट चेंज होती है, जबकि केमिकल चेंज में कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में स्टेट किस तरह से, पहले हमने लिक्विड लिया पानी को हीट किया, दे आर कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट यानी वेपर फेस में कन्वर्ट होगा। जब उसको हम कूल करेंगे वो दोबारा रिवर्स होगा वाटर, यानी वो दोबारा फॉर्म वाटर के फॉर्म में होगा। यानी जो कंपोजिशन होती पहले भी, जब वाटर था फिर भी कंपोजिशन H2O 1:8 के हिसाब से, जब आइस हुआ फिर भी H2O ही है, और वेपर फेस हुआ फिर भी H2O ही, जब उसको कूल किया फिर वाटर हुआ फिर भी वो H2O है। यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज हुआ। जबकि हम केमिकल चेंज में जब हम आएंगे तो केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, इन विच कंपोजिशन ऑफ मैटर कंप्लीटली चेंज। कंपोजिशन ऑफ मैटर कंप्लीट चेंज। कोई पूछे क्या है, व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच composition of matter completely change and it is irreversible change. For example, if we burn a wood, if we burn a pepper, what will happen? It is converted into ash or coal. अगर हम wood को जलाएंगे तो coal में convert होगा, अगर हम पेपर को जलाएंगे तो वो किस में convert हो जाएगा, ash में convert हो जाएगा। अगर coal दोबारा wood में convert हो सकता है? नहीं होगा। जब नहीं होगा यानी ये क्या हुआ, irreversible change हुई। यानी ऐसी चेंज जिसमें एक कंपाउंड चेंज होके दूसरे में आया, अब फिर दूसरा पहले वाले में कन्वर्ट नहीं होगा। सपोज एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जब हम सांस इनहेल करते हैं तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कार्बन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलते हैं, ये भी क्या है, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। हम दूसरा एक रिएक्शन ले रहे हो, एग्जांपल ले रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड होगा इट इज आल्सो केमिकल चेंज। जो खाएंगे अंदर इंटरनल केमिकल रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, कंप्लीटली जो कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगा, जो भी कुछ खाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट की मौजूदगी में अपना फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड